स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, जंग को रोकना बहुत मुश्किल काम है, खास करके तब जब दोनों विरोधी एक दूसरे पर ज्यादा गर्मा गए हो। और जंग होने के बाद जिस तरह की परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में कोई भी जीना नहीं चाहेगा। जंग को रोकने के लिए दोनों भी तरफ अच्छे विचार और डिप्लोमेसी रीजंस की जरूरत होती है, और इसके लिए डिस्कशन होना भी जरूरी है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, एक होने वाली जंग को, वॉर को सिर्फ एक आदमी ने ही रोक दिया, वो भी कोई मामूली वॉर नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध को, जो होने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच। अगर इसे हम अलग वे में कहें तो इस इंसान ने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक दिया। ये सुनने में आपको एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बात है 1983 की। तब हकीकत में यह हादसा हुआ था। रशियन लेफ्टिनेंट स्टैनिस्लो इवग्राफोविक पेट्रो ने लिटरली दुनिया को बचा लिया था। अगर ये बंदा नहीं होता तो हो सकता था आज हम में से कोई नहीं होता। आज हम जिस तरह की दुनिया को देखते हैं, शायद वो उस दिन ही खत्म हो गई होती। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन ऐसा कि जिससे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता? और क्या होगा जब दो सुपर पावर देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करे? तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। आज का वीडियो जबरदस्त और गजब होने वाला है। ये बात है 26 सितंबर 1983 की। 44 साल के एक रशियन मिलिट्री लेफ्टिनेंट स्टैनिस्लो पेट्रो हर दिन की तरह अपने ऑफिस में बड़े आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक उनकी स्क्रीन लाइट अप हो गई और स्क्रीन पर दिख रहा था 5 अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल स्ट्रेट रशिया की तरफ आ रही है। ये देखकर स्टैनिस्लो पेट्रो हक्के बक्के हो गए। अब इनके पास दो ही चॉइस थी। एक तो ये कि वो तुरंत अपना फोन उठाए और सलाह दे यूएसए पर रिटेलिएशन स्ट्राइक करने की। पेट्रो के पास ज्यादा वक्त नहीं था अपना डिसीजन बनाने के लिए, लेकिन पेट्रो अगर ऐसा करते हैं तो इसके बदले में अमेरिका जबरदस्त तरीके से न्यूक करेगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। और दूसरी चॉइस ये थी कि अगर पेट्रो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो वो अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं, जो यूएसए की न्यूक्लियर मिसाइल का शिकार होने वाले हैं। ये एक ऐसा पॉइंट बन गया था जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ स्टैनिस्लो पेट्रो के कंधों पर आ गया हो। इस सिचुएशन को रिवाइंड करते हैं और शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा सिचुएशन बना ही क्यों? स्टैनिस्लो पेट्रो ऐसी मुसीबत में फंसे ही क्यों? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कुछ वक्त बाद अंदर ही अंदर बहुत भारी दुश्मनी जन्म लेने लगी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच। और फिर 1947 के बाद से दुनिया दो जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में बट गई। पहला ब्लॉक द ईस्टर्न ब्लॉक था, जिसे सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, और दूसरा ब्लॉक द वेस्टर्न ब्लॉक था, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था। इसके बाद अगले दशकों में जो कुछ हुआ उसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इस कोल्ड वॉर के पीरियड में दोनों भी देशों के बीच एक्चुअल में तो कोई वॉर नहीं हुई, लेकिन ग्लोबल डोमिनेशन को लेकर दोनों भी देशों के बीच हाईली इंटेंस कन्फ्लिक्ट थे, जैसे एक दूसरे के देश में जासूसी करना और दूसरी फॉरेन कंट्रीज में मिलिट्रीज का टकराव करना प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू, जैसा कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को एक्स्ट्रा एज मिल गया था। यूएस ने सोवियत यूनियन से पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था 1945 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर दिया था, जिससे दुनिया भर में दहशत का माहौल बन गया था और यूएसए की धाक जम गई थी। फिर 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और वो भी न्यूक्लियर स्टेट बन गया। अब ये दोनों भी देश बराबरी में आ गए थे, लेकिन दोनों भी देश ग्लोबल लीडर बनने के लिए एक दूसरे से जबरदस्त कम्पीट कर रहे थे, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर डेवलपमेंट, और दोनों देश के बीच बेहतर हथियार बनाने की रेस लगी हुई थी। सोवियत यूनियन हर एस्पेक्ट में यूएस से कम नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स आगे निकल गया सोवियत यूनियन से। आखिर यूएसए कैसे इतना बड़ा सुपर पावर देश बना, इसकी डिटेल में बात की गई है हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर ऑडियो बुक में। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी। कुकू एफएम को अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 1000 घंटों से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी आपको मिलेगी। अगर आपसे किताबें नहीं पढ़ी जाती है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग हर एक फेमस बुक की ऑडियो बुक और बुक समरी आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप दुनिया के बड़े बड़े ऑथर्स की कई सारी बुक्स आसानी से हिंदी और दूसरे रीजनल भाषाओं में सुन सकते हो कुकू एफएम पर।
4.5 से भी ज्यादा की रेटिंग और बहुत बड़ी नॉन फिक्शनल कंटेंट लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बहुत ही आसान ऑडियो लर्निंग के माध्यम से। वैसे नॉर्मली इसकी साल भर की कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन इस होली के स्पेशल मौके पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप कूपन कोड होली50 यूज करेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी 199 रुपीज पूरे साल भर के लिए। चलिए हम भी मनाते हैं नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग, ताकि हम सबकी लाइफ नॉलेज और लर्निंग से रंगीन हो जाए। ये 50% ऑफ 12 मार्च से 20 मार्च तक ही है, तो जल्दी कीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो पर आते हैं। सन 1960 तक यूएसए और सोवियत यूनियन इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो सक्षम थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वॉर में। दोनों के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो चुके थे। फिर 1961 में रशिया ने टेस्ट किया दी जार बॉम्बा को। ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब था जो अब तक के इतिहास में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल हथियार है। ये बॉम्ब 54 मेगाटन्स ऑफ टीएनटी के बराबर था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। 6 साल चले पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी एक्सप्लोजिव पावर का इस्तेमाल हुआ था, उन सारे बॉम्ब्स को अगर एक ही वक्त पर ब्लास्ट करे तो उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल था जार बॉम्बा का टेस्टिंग। इससे आप अंदाजा लगा लो ये कितना पावरफुल बॉम्ब था। जब टेस्टिंग के लिए रशियंस ने जार बॉम्बा को ड्रॉप किया तो धमाके का जो फ्लैश था उसे 360 माइल्स मतलब 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था, और धमाके का जो मशरूम क्लाउड था वो 40 माइल्स मतलब 64 किलोमीटर हाई था। 55 किलोमीटर दूर तक के गांव साफ हो गए थे। 100 माइल्स से ज्यादा दूर की बिल्डिंग्स में दरारें आ गई थी। रेडियो कम्युनिकेशन ठप हो चुका था 1 घंटे से भी ज्यादा के लिए रेडिएशंस की वजह से। जिस पायलट ने जार बॉम्बा को ड्रॉप किया था TU-95 बॉम्बर प्लेन से, उसने अपना कंट्रोल ही खो दिया था बॉम्ब के शॉक वेव्स की वजह से। प्लेन ने जब अपना कंट्रोल खोया तब प्लेन 50 किलोमीटर की दूरी पर था। रशियन साइंटिस्टों की जो कैलकुलेशंस थी जार बॉम्बा के डिजाइन को लेकर, जार बॉम्बा टेस्टिंग में दुगना पावरफुल निकला। इस तरह के ब्लास्ट की साइंटिस्टों ने कल्पना भी नहीं की थी। जार बॉम्बा की टेस्टिंग के बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। अब न्यूक्लियर पावर के मामले में रशिया वर्ल्ड लीडर बन चुका था। वहां यूएसए भी एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट करता जा रहा था। दोनों भी देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा था। 60s, 70s और 80s के दशक में लोग दहशत में जी रहे थे। न्यूक्लियर बॉम्ब का डर लोगों के दिलों में था। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था कि लोगों को ऐसा लगता था कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। अब सितंबर 1983 का वक्त था। ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच काफी हाई टेंशन चल रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स बिजी था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सरसाइज डेवलप करने में मॉस्को के खिलाफ, और सोवियत यूनियन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स उस पर अटैक करेगा। और इसका रीजन भी था क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन ने सुखोई Su-15 फाइटर से शॉट डाउन किया था कोरियन एयरलाइंस की कमर्शियल फ्लाइट को, जो सियोल से न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी। ये फ्लाइट सोवियत यूनियन के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर हो गई थी जहां न्यूक्लियर सबमरीन बेस और एयर फाइटर बेस था। इस कमर्शियल फ्लाइट के शॉटडाउन में 269 पैसेंजर्स की मौत हुई थी, जिसमें से 62 अमेरिकन थे। और इस बात से अमेरिका बहुत गरमाया हुआ था। सोवियत यूनियन को लग रहा था अमेरिका शायद इस बात का बदला लेगा और शायद किसी भी तरह का अटैक कर सकता है, क्योंकि उस वक्त हालात आज जैसे नरम नहीं थे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। फिर वो दिन आया 26 सितंबर 1983 कोरियन फ्लाइट शॉटडाउन होने के 3 हफ्तों बाद, जिस दिन दुनिया खत्म होने के काफी करीब आ गई थी। सुबह सुबह की बात थी। रशियन लेफ्टिनेंट स्टेनिस्लो पेट्रो अपने कंप्यूटर पर बैठे थे जहां उनकी शिफ्ट चल रही थी मॉस्को से दूर सर्पिको 15 में, जो कि एक कमांड सेंटर स्टेशन है। पेट्रो को अपनी शिफ्ट पर आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे तब अचानक बैलिस्टिक मिसाइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम बजने लगा, जो इंडिकेट कर रहा था कि रशियन सैटेलाइट्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट किया है जो यूएस बेस से फायर हुआ है। ये अचानक से देखकर पेट्रो एकदम शॉक हो गए। फिर थोड़ी ही देर में वार्निंग सिस्टम ने 4 और अलार्म बजाए एक के बाद एक, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रशिया की तरफ लॉन्च कर दिए है। ये सिचुएशन देखकर अब पेट्रो पहले से भी ज्यादा शॉक हो गए थे। पेट्रो किसी छोटे मोटे रैंक के अफसर नहीं थे। जब भी ऐसा कोई हमला होता है, स्पेशली यूएसए की तरफ से कोई मिसाइल स्ट्राइक होती है, तो इसके जवाब में जो हमला होगा, रिटेलिएशन होगा,
तो उस रिटेलिएशन की जो डिसीजन मेकिंग चेन होती है, पेट्रो उस चेन का हिस्सा थे। पेट्रो ने रेडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी सोवियत एयरफोर्स बेस से जो कीव में है, और फिर सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन किया। फिर वक्त के साथ साथ इनका रैंक बढ़ता गया। अब इनका रोल ये था, ये एक डिपार्टमेंट संभालते थे जिसका स्टाफ सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को मॉनिटर करता था। ऐसा स्पेसिफिक कोई रूल नहीं था ये डिसाइड करने का कि वार्निंग अलार्म्स फॉल्स है या सही में है। इधर सब कुछ सिर्फ पेट्रो पर डिपेंड था। अगर अलार्म बज भी रहा है तो सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है या ना करना है, ये भी पेट्रो के हाथ में था। पेट्रो के जूनियर्स इस वक्त पेट्रो के डिसीजन का वेट कर रहे थे। इस सिचुएशन में पेट्रो अपनी कुर्सी पर बैठे पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि जैसे ही पेट्रो अगर अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते हैं तो बात पेट्रो के हाथ से निकल जाएगी और रशिया रिटेलिएशन के लिए तैयार हो जाएगा। फिर दोनों तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बमबारी शुरू हो जाएगी, और अगर इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो वो अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं। पेट्रो ने 5 मिनट लिया और अपना डिसीजन बना लिया। सिस्टम के वार्निंग अलार्म को फॉल्स अलार्म डिक्लेयर कर दिया और अपने हेडक्वार्टर्स के सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर दिया फॉल्स अलार्म बताकर। और उन लोगों ने भी पेट्रो की बात पर ट्रस्ट किया और यूनाइटेड स्टेट्स पर मिसाइल स्ट्राइक का ऑर्डर नहीं दिया। अब पेट्रो को वेट करना था कि उनका बनाया हुआ डिसीजन सही है या गलत। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताए जा रही थी, लाखों लोगों की जान खतरे में थी। पेट्रो करीब 25 मिनट तक एक जगह स्थिर रहकर अपने टेंशन में बैठे थे। वो 25 मिनट शायद उनकी जिंदगी के सबसे बुरे 25 मिनट होंगे। फिर उन्हें लगा अगर ये वाकई में अटैक था तो अब तक पता चल जाना चाहिए था। फिर जैसे जैसे और वक्त गुजरता गया पेट्रो और रिलैक्स होते गए और फिर उन्हें रियलाइज हुआ उनका लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो फॉल्स अलार्म सेट हुआ था 80s के दशक की ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। सोवियत सैटेलाइट्स जो मॉनिटर कर रहे थे इनकमिंग मिसाइल्स को, गलती से बादल पर सूरज के रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया और अलार्म बज गया। ऐसा इसलिए हुआ, प्रोग्राम में जो कोडिंग थी उसने रॉन्ग स्टिमुली को फिल्टर नहीं किया था। इसमें गलती कोडर्स की थी जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया था। इन कोड्स को फिर से ठीक करके दोबारा लिखा गया ताकि इस तरह के डेंजरस इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। अब बात करते हैं क्या होता अगर पेट्रो ने दूसरा डिसीजन लिया होता तो, मतलब हेडक्वार्टर्स में फोन लगाकर अपने सुपीरियर्स को रिटेलिएट करने के लिए कहा होता तो रशिया न्यूक्लियर अटैक यूनाइटेड स्टेट्स पर करता। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स रशिया पर अटैक करता जिससे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। 1979 की एक स्टडी के हिसाब से जो यूएस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी ने की थी, इसके अकॉर्डिंग अगर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर वॉर होगा तो करीब 35 से 77% अमेरिकन पॉपुलेशन और 20 से 40% सोवियत पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इस फॉल्स अलार्म के इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इंटरोगेशन के वक्त पेट्रो से अलग अलग सवाल हुए और ये भी पूछा गया कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब तुमने अपनी लॉग बुक में इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। इस पर पेट्रो ने रिप्लाई दिया, उस टेंस सिचुएशन में मेरे एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में इंटरकॉम और तीसरा हाथ मेरे पास नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये स्टोरी बाहर नहीं आई थी, सिर्फ अंदर के लोगों को ये बात पता थी। अब पेट्रो रिटायर हो चुके थे और अपना घर चलाने के लिए आलू की खेती कर रहे थे। 1998 तक ये बात दुनिया के सामने नहीं आई थी। फिर सोवियत मिसाइल डिफेंस के एक रिटायर कमांडर यूरी वी वोटिंस्टेव का एक मेमोयर पब्लिश हुआ। उस मेमोयर में कमांडर ने इस इंसिडेंट का जिक्र किया। अब ये बात पब्लिक हो चुकी थी और हर किसी को पता लग रहा था। इस पॉइंट के बाद फाइनली पेट्रो ने जो किया उसके लिए दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड सिटीजन की तरफ से पेट्रो को अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2013 में ड्रेस एंड पीस प्राइज से पेट्रो को सम्मानित किया गया और फिर 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई स्टेनिस्लॉ पेट्रो पे, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड के नाम से। 19 मई 2017 को स्टेनिस्लॉ पेट्रो का देहांत हो गया 77 साल की उम्र में। ये इंसान न्यूक्लियर वॉर रोकने दुनिया में आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करना। तब तक ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।